हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी हॉलीवुड फिल्म द क्रिएटर की, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों सोचिए, इस दुनिया में ऑब्वियसली रोज कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आम जिंदगी में हम हमारे कितने मतभेद होते हैं लोगों से। और अक्सर ये जो मतभेद होते हैं, इट ऑल बॉल्स डाउन टू, आई वुड से, आइडियोलॉजी, डिफरेंट विचारधारा। अब असल जिंदगी में तो खैर अगर हम विचारों का अगर हम बातचीत डिबेट करते हैं, तो उसके अंदर तो मैं कहूँगा सिर्फ नॉइज़ ही होता है और तनाव और बढ़ता है। सोचिए ज़रा, यदि आपको आपकी एक अपनी विचारधारा है, सामने वाले की बिल्कुल विपरीत है। लेकिन यदि आपको सामने वाले को अपनी बात उसे थोड़ी समझानी है या उसे एक एहसास दिलाना है आपके तकलीफ का, तो आप कुछ ऐसा बोलेंगे या ऐसा करेंगे जिससे उसे उसे आपकी तकलीफ का एहसास हो। अब बस कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है द फिल्म, साइंस फिक्शन फिल्म द क्रिएटर में। ये फ़िल्म द एक मैं कहूँगा एक एलेगरी है ऑन द रेजिंग डिबेट ऑन यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी अब उसके तो अनेक फ़ायदे होते ही हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो साथ ही साथ जो ह्यूमन टच है, जो ह्यूमन मैं कहूँगा रिसोर्स, ऑल्दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस वर्ड ह्यूमन रिसोर्स, बट जो ह्यूमन हैंड है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है। अब चीज़ को लेके ऑब्वियसली विदेश में काफ़ी हलचल हुई है। हमारे देश में तो खैर अभी थोड़ा-थोड़ा बहुत आया है एआई। खैर हमारी मीडिया में भी आजकल एआई एंकर आ चुके हैं। तो मैं कहूँगा राइटर डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस डिबेट पे अपनी एक बात रखी है, विदाउट बीइंग प्रीची और विदाउट इम्पोजिंग हिज ओन आइडियोलॉजी। उन्होंने बड़ी एक मैं कहूँगा ह्यूमन तरीके से इस विषय को टैकल किया है। बिकॉज़ यही है कि उन्होंने जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, एआई कंपनीज़ हैं, उन्हें बड़ा एक एक संदेशा दिया है बाय ह्यूमनाइजिंग द एआई, एआई क्रिएशंस। आई थिंक ये एक संदेशा जाता है कॉर्पोरेट्स को। आई थिंक इसी चीज़ की मैं दाद देनी पड़ेगी राइटर गैरेथ एडवर्ड्स की, कि इसी सोच को लेके उन्होंने एक अनोखे ढंग से अपनी बात रखी है। तो ख़ैर इसकी कहानी से है कि 2065 में बेसिकली दुनिया 2 दो राज्यों में बदल गई है, वेस्ट एंड ईस्ट। अब जो ईस्ट है उसे बिल्कुल एक न्यू एशिया करार दिया गया है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक पोस्ट ह्यूमन वर्ल्ड जो न्यू एशिया है, यहाँ पे कोई भी मनुष्य बचे नहीं है। अब जो भी यहाँ पे क्रिएशंस रह रहे हैं, वो सब एआई क्रिएशंस है। और वेस्टर्न अलाइज़ दे आर एट कॉन्फ्लिक्ट विथ न्यू एशिया। और कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण है वो ये है कि कुछ टाइम पहले लॉस एंजेलिस में एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था, जिसके लिए यूएस और उनके वेस्टर्न अलाइज़ ने दे ब्लेम्ड न्यू एशिया, और इसलिए इन दोनों के बीच में अब जंग चढ़ी हुई है। अमेरिका वो चाहता है कि वो इस पूरे एआई क्रिएशंस, एआई रेस को वो मार दे, ताकि ऑब्वियसली ये इससे पहले कि वो और कोई घातक हमला करे। तो ख़ैर अमेरिका ने अपनी ऑब्वियसली फ़ोर्सेस भेज रखी है न्यू एशिया में, और यहाँ पे उनका एक अंडरकवर एजेंट है जोशुआ, प्लेड बाय जॉन डेविड वाशिंगटन। और वो सालों से मैं कहूँगा एनिमी टेरिटरी में वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और यहाँ पे उनके लोगों उनके एआई क्रिएशन से वो घुल-मिल गए हैं। और उनकी एक पत्नी भी है माया, जो कि खुद एक एआई क्रिएशन है। और ये अपना एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और तब अचानक शुरू फ़िल्म के शुरुआत में उसी वक़्त अमेरिका से एक हमला होता है, अमेरिकन फ़ोर्सेस आ जाती है, और उस हमले में माया की मौत हो जाती है, और जो हमारे जोशुआ है, उनका एक हाथ चला जाता है। अब कुछ 5-9 साल के बाद जोशुआ फिर से आते हैं न्यू एशिया में अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। और मिशन उनका जो है वो बेसिकली ये है कि जो इस पूरे एआई टेक्नोलॉजी, इस पूरी एआई क्रिएशन के जो निर्माता है, उन्हें खत्म करे। निर्माता ऑब्वियसली मीन्स द क्रिएटर। तो जब तक वेस्टर्न फोर्सेस जब तक वो इस निर्माता को खत्म ना कर दे, तो ये जंग रुकने नहीं वाली। अब ये निर्माता कौन है, इसके बारे में इतना कुछ अभी तक किसी को इतना पता नहीं कौन है, कहाँ है। तो खैर जोशुआ फिर से आते हैं, एंड जोशुआ एंड हिज क्रू दे मैनेज टू ब्रेक इनटू अ सीक्रेट एआई फैसिलिटी। वहाँ जाते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे उन्हें शायद निर्माता मिलेगा या मिलेगी, लेकिन मिलता तो कुछ और ही है। उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि एक एआई सिविलियन चाइल्ड है, और जोशुआ दंग रह जाते हैं कि भई हमने सोचा क्या था, लेकिन यहाँ पे निकला क्या है। तो ख़ैर वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं, और उन्हें लगता है कि ये बच्ची इनकी मदद कर सकती है टू फाइंड निर्माता। अब जैसे ही ये फ़िल्म आगे बढ़ती है और जैसे इसके अंदर खुलासे होते हैं, ज़ाहिर है वो चीज़ें काफ़ी मैं कहूँगा अनकम्फ़र्टेबल करती है।
तो ओवरऑल मैं कहूँगा इस फ़िल्म की जो कहानी एक साइंस फ़िक्शन थ्रिलर है और बट साइंस द फ़िक्शन फ़िल्म्स की यदि अगर इनके अंदर एक टेक्नोलॉजी तो ख़ैर इट प्लेज़ इट्स पार्ट, लेकिन यदि इनके अंदर कोई ईक्यू ना हो, इमोशनल क्वोटिएंट, तो ये फ़िल्म आपको बतौर दर्शक इतना प्रभावित नहीं करती है। बट दाद देनी पड़ेगी गैरेथ एडवर्ड्स साहब की, बिकॉज़ उन्होंने तो यहाँ पे बिल्कुल जो एआई का डिबेट है, ही हैज़ टर्न्ड इट ऑन हिज़ हेड बाय सिंपली ह्यूमनाइज़िंग एआई एंड एक संदेशा भेजा है कॉर्पोरेट्स को कि भाई ये देखो। तो आई थिंक स्टोरी नैरेटिव वाइज़ ये फ़िल्म हमें काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, कुछ जगह पे ये फ़िल्म ड्रैग करती है। मैं कहूँगा कि अप एंड डाउन तो नहीं, बट ज़्यादातर तो उसका स्क्रीन प्ले अच्छा है, लेकिन कुछ जगह पे ये फ़िल्म आपको इतना बाँध के नहीं रखती है। अभिनय की बात करूँ तो जॉन डेविड वॉशिंगटन हम उन्हें पहली बार देख रहे हैं। ही इज़ द सन ऑफ सीज़न्ड एक्टर डेंज़ेल वॉशिंगटन। जॉन पहले एक फुटबॉल प्लेयर थे और इनके करियर में इन्होंने जो इनकी करियर की जो हाई रही है वो थी क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म टेनेट, जहाँ इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया था। अब इनका काम मैं कहूँगा ठीक-ठाक है, इतना कुछ ख़ास नहीं है और ये जो नाम है जोशुआ, ऑब्वियसली एक अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन का एक व्यक्ति जो कि इस मिशन को लीड कर रहा है। अब वो जाता है न्यू एशिया में, वो एक मंगोलाइड फीचर की लड़की उससे दोस्ती करता है, वो उसे अपनी पत्नी बनाता है और ऑब्वियसली कहीं न कहीं इस फ़िल्म के अंदर एक मैं कहूँगा वेरी सटल सोशल पॉलिटिकल पॉइंट्स भी मेक किए गए हैं। और जॉन डेविड वॉशिंगटन, आई थॉट दैट इट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस, और हाँ, इतना है कि जो उनकी और माया की केमिस्ट्री वो हमें कुछ खास नहीं लगी। और आई थिंक मोर देन एडल्ट्स इस फ़िल्म में जो बस जो आपको एक मुख्य कारण है जो आपको इस फ़िल्म से बांध के रखती है, तो वो है ये चाइल्ड, सिबिलेंट चाइल्ड, जिसका नाम जोशुआ बाद में एआई एल्फी रखते हैं। सो एल्फी इज़ प्लेड बाय यंग चाइल्ड एक्टर कॉल्ड मैगलीन यूना वॉयलेस। बहुत ही प्यारी बच्ची है, देखने में बहुत क्यूट है। लेकिन इस बच्ची ने जो काम किया है, मतलब आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये कोई एक एक एआई क्रिएशन है। बिकॉज़ ऑब्वियसली जो कहूँगा जो एक लाइफ़ भर दी है गैरेथ एडवर्ड्स ने अपने एआई कैरेक्टर्स में एंड लीडिंग बाय लेड बाय दिस किड, वो काफ़ी लाजवाब है। इस बच्ची का चेहरा देखिए आप, इसकी हँसी देखिए। मैं कहूँगा कि इसकी हँसी तो बस किसी जो बहुत ही डिप्रेस इंसान है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान ले आएगी और जब ये बच्ची रोती है, तब तो मुझे लगता है किसी पत्थर दिल को भी ये पिघला सकती है। So in short, I would say Madeline Yuna Voiles is the heart and soul of this film. Once again, child artist बड़ा कमाल का काम करते हैं, मतलब अच्छे-अच्छे बड़ों-बड़ों को ये खींचे छोड़ जाते हैं। तो जैसे ही पहले सीन में ये बच्ची आती है और आखिरी सीन तक इस बच्ची के चेहरे से मैं कहूँगा आपकी नज़र नहीं हटती है। खैर ये तो जोशुआ और हमने मैडेलिन की बात कर लिया। गेमा चान जो कि एक प्रसिद्ध नाम है हॉलीवुड में, उनका काम इज़ नथिंग, मैं कहूँगा ठीक-ठाक है। हाँ, इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप इस बच्ची को देखते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट को, तब ऐसा लगता है कि कहीं देखने में तो शायद ये कोई मैं कहूँगा एक लिटिल जीसस क्राइस्ट या फिर एक दलाई लामा है, जैसा ये कैरेक्टर है। और माया का कहूँ तो अगर एल्फी एक जीसस लाइक है, तो फिर जो माया है वो यहाँ पे इस फ़िल्म में एक ब्लेस्ड वर्जिन मेरी की तरह है। तो फिर उस हिसाब से खैर जोशुआ, द वर्ड जोशुआ ऑब्वियसली इट आल्सो डिराइव्स फ्रॉम जोसेफ। एक चीज़ और अच्छी है कि आई थिंक इस फ़िल्म में जैसी जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई है, वेस्ट वर्सेस न्यू एशिया। न्यू एशिया बेसिकली द पीरियड व्हिच इज़ द फ्यूचरिस्टिक फ़िल्म 2065 में इसकी सब एक्शन होती है। और उसमें ऐसा दिखाया गया है कि न्यू एशिया में अब कोई जैसे कोई मनुष्य बचा ही नहीं है। बस जो भी जी रहे हैं वो सब यहाँ पे आपके एआई क्रिएशन है, जिसके अंदर 1-2 हमारे देसी आवाज़ कैरेक्टर्स भी आपको मिलते हैं। ज़ाहिर है जब आप वो हिंदी शब्द सुनते हैं, तो इट इज़ म्यूज़िक फॉर अस देसीज़। और एक चीज़ कहूँगा कि जो काम हमारे एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ है। अब जो काम हम खुद जो हमारे मतभेद हम खुद दूर नहीं कर पाए, इस फ़िल्म द्वारा मैं कहूँगा कहीं न कहीं ये न्यू एशिया को पूरा एक यूनाइट कर दिया गया है। ख़ैर जहाँ एक तरफ ये फ़िल्म एशिया की तरफ उँगली उठाती है, लेकिन दूसरी ओर ये अपने गिरबान में भी झाँक के देखती है, बिकॉज़ बड़े ही सटीक तरीके से ये फ़िल्म अपने सोशल पॉलिटिकल पॉइंट्स करती है एंड इट कंडेम्स सटली कंडेम्स द यूएस एंड द वेस्टर्न पावर्स, उनकी जो पॉलिसीज़ है, आर्म्स रेस है, जो पहले ऑब्वियसली जो कॉलोनाइज़ेशन की हिस्ट्री है। इसके अलावा ये फ़िल्म और भी मुद्दों के ऊपर टच करती है। ओवरऑल तो हमें ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, बीच में थोड़ा इसका स्क्रीन पे थोड़ा बहुत डगमगाता है, लेकिन इसका क्लाइमेक्स
काफ़ी अच्छा है एंड वंस अगेन आई वुड से दैट यू नो दिस चाइल्ड एल्फी कैरेक्टर शी इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस फिल्म। डायरेक्शन इसकी ओवरऑल अच्छी है और मुझे यकीन है कि इस फ़िल्म के बाद ज़ाहिर है ये फ़िल्म अवतार जैसी इतना कमाल तो नहीं कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पे एटलीस्ट इन द देसी नेशंस। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फ़िल्म के अंदर जो एक मानवता है, एक इमोशनल कोशंट है, उसे हमारे देश में ज़रूर सराहा जाएगा। ख़ैर बात करें हम रेटिंग की, तो हम इस फ़िल्म को देते हैं 5 में से साढ़े 3 स्टार्स।